नमस्कार दोस्तों तेलंगाना से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वहां पर एक कंपनी है सिगाची इंडस्ट्रीज करके, आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि स्टॉक मार्केट पर ये लिस्टेड है। उनके एक प्लांट पर, उनके एक फैक्ट्री पर बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। मतलब उनका जो पूरा रिएक्टर है, जो केमिकल रिएक्टर था, वही ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे हुआ क्या है। लेकिन देखिए, प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे देश में कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ जो उद्योगपति हैं, वो कुछ और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं प्लांट पर, उनके जान को दांव पर लगा दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सख्त होना पड़ेगा। जब तक करप्शन रहेगा, इस तरह के केसेस आपको सुनते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तेलंगाना में अगर आप देखोगे, इनकी जो कैपिटल है तेलंगाना का, वो है हैदराबाद। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। वहीं पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहीं पर सेटअप है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और बताया जा रहा है कि वहीं पर एक ब्लास्ट हुआ, काफ़ी भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई आज सुबह जो है। और ये जो सिगाची इंडस्ट्रीज है, इनके द्वारा जो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स हैं, बेसिकली जो ड्रग्स मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, उसका जो मीडियम होता है वो इनके द्वारा बनाया जाता है। केमिकल हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, और स्पेशली ये जो इंडस्ट्री था, जो प्लांट था, वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और भी कई सारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इनके द्वारा बनाए जाते थे। अब ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, बेसिकली जो केमिकल रिएक्टर है, जहां जिसमें केमिकल पूरा बनता है, जो रिएक्टर था वही एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से मैसिव फायर और जो पार्शियल बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई। ये आप देख सकते हो इस तरह का दृश्य। मतलब आप सोचिए, इसके आसपास इर्द गिर्द जितने लोग रहे होंगे, कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों की जानें गई होंगी। तो यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि हुआ क्या है, कैसे एक्सप्लोड हो गया। देखो, अभी तो डिटेल इंक्वायरी जब होगी तब पता चलेगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट करता है कि जो केमिकल रिएक्टर था वो ओवरहीट हो गया। मतलब कि हाई इंटरनल प्रेशर की वजह से या फिर मे बी टेक्निकल फेलियर की वजह से पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्टर था वही ब्लास्ट कर गया। और ये जो रिएक्शन वेसल था, जो पूरा का पूरा वेसल होगा जिसमें केमिकल्स होंगे, इट कंटेन्ड वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। अगर उसको आप ज़्यादा ओवरहीट कर दो या फिर गलत केमिकल उसमें चला जाए, मिक्स हो जाए, तो उस केस में इस तरह के एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ध्यान से इस सारी चीज़ों को करना होता है कि जो केमिकल है वो ओवरहीट ना हो जाए। तो मे भी शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजेंस सस्पेक्ट किया जा रहा है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोब कर रही हैं कि क्या जो रिएक्टर था उसका मेंटेनेंस सही से था कि नहीं था, ऑपरेटर एरर तो नहीं हुआ है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का वॉलेशंस तो नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इस तरह के सिचुएशन होते हैं ना, तो पहले ही अलार्म बज जाता है ताकि जितने वर्कर्स वहां से भाग सकें, भाग जाने चाहिए। और यहां पर पता चलता है कि कोई अलार्म भी नहीं बजा, कोई गैस लीक अलार्म भी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की चीज नहीं हुई, और अचानक से वो पूरा ब्लास्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर इसके अंदर बताया जा रहा है। जहां तक कैजुअलिटीज का सवाल है, तो देखो, अभी तक जब मैं ये पढ़ रहा था इसके बारे में, तो कहीं पर 10 लोगों की जानें गई हैं, कहीं पर 8 लोगों की जानें गई हैं। तो आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सकें इसमें। और उनका जो बॉडीज़ है, जो रिकवर किया जा रहा था डेब्रीज में, पूरा बर्न्ड, मतलब जला हुआ बॉडीज़ था। और वो पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की हालत हुई होगी। 26 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, कम से कम 4 लोग और क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। एंड जो मोस्ट इंजरीज हुई हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ बर्न, स्मोक इनहेलेशन की वजह से ट्रॉमा हुआ होगा, पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से। और अभी भी बहुत से वर्कर्स जो हैं उसके अंदर ट्रैप्ड हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है और इमीडिएट बेसिस पर जैसे इसके बारे में पता चलता है, 11 फायर टेंडर्स, 2 फायर फाइटिंग रोबोट्स। क्या होता है कि स्पेशली जो रोबोट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आग वगैरह बुझाने में। जहां पर फायर टेंडर्स नहीं जा सकते, ह्यूमन नहीं जा सकता, अप्रोच कर सकता, तो वो रोबोट काम आता है। और बताया जा रहा है कि जो तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, पुलिस है, उन्होंने कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और आसपास के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको भी इवैक्यूएट किया गया है। मेडिकल एड दिया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल और जो उस्मानिया हॉस्पिटल है हैदराबाद में, वहां पर उनको ले जाया गया है इंजर्ड को। खैर, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है मैं आपको बता दूं। सिगाची इंडस्ट्री, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। जैसे ये पता चलता है, आप देख सकते हो 10% से ज्यादा की एकदम गिरावट हो जाती है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठेगा ना कि क्या ये जो पूरा इंडस्ट्री चलाया जा रहा था, प्लांट चलाया जा रहा था, क्या वो कोई गलत
काम हो रहा था, इलीगल तरीके से वहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट किए जा रहे थे, क्या उसकी साफ सफाई या फिर मेंटेनेंस जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, तो लॉन्ग टर्म शटडाउन का खतरा है, लीगल एक्शन का खतरा है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं और यहाँ पर क्रेडिबिलिटी जो है उसको बड़ा धक्का लगता है और एंटायर यूनिट जो है ऑपरेशंस पूरा अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और इस समय जो इंस्पेक्शन है बाकी के भी यूनिट्स में, क्योंकि सिगाची इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो देश भर में कई जगह इनके प्लांट हैं, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, तो तुरंत वहां पर इंस्पेक्शंस के लिए भी बताया जा रहा है, भेजने की कोशिश हो रही है। खैर, सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊं, 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है और मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताई दिया फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, और 40 से ज्यादा देशों में इनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। जो दुनिया की मेजर फार्मा कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट हैं, उनसे ये खरीदते हैं। खैर, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने ग्रीव जताया है और हाई लेवल प्रोब का ऑर्डर दे दिया है। जो लेबर डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने इंस्पेक्शन जारी कर दिया और बताया जा रहा है कि सेफ्टी नॉर्म से रिलेटेड क्या कंप्लायंस था कि नहीं, प्रॉपर मेंटेनेंस की हिस्ट्री कैसी थी, जो रिएक्टर जो ब्लास्ट हुआ है क्या वो प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा था कि नहीं, उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी। वर्कर जो वहां पर काम कर रहे थे, प्रॉपर ट्रेनिंग था कि नहीं उनके पास, जो प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए था क्या वो उन्होंने पहना था कि नहीं पहना था। देखो, अगेन यही होता है ना, हमारे देश में क्या है कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं की जाती। पहले अगर मान लो कोई ऑफिसर आता भी होगा, कुछ होगा, करप्शन आप जानती हो हमारे देश में कितना होता है कि चलो ये नहीं है कोई बात नहीं, घूस से काम चल जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है और इस तरह के जब फेलियर होते हैं, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, मासूमों की जानें जाती हैं, तब यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो जागती हैं। खैर, एफआईआर भी इसमें दर्ज किया गया है, अलग अलग आईपीसी सेक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं और फैक्ट्री मैनेजर और जो सेफ्टी ऑफिसर है, बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर अरेस्ट किए जा सकते हैं, इंक्वायरी उनके ऊपर ऑर्डर की जा सकती है। अगर मैं सेफ्टी वॉयलेशंस जो अभी स्क्रूटनी में है उसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 का आता है, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं 1996 के, वो सारे इन सब के घेरे में आ जाएंगे। सब चीज़ों की जाँच करनी इंपॉर्टेंट है एंड स्पेकुलेशन यही लगाया जा रहा है कि जो सेफ्टी ड्रिल है वो रेगुलरली नहीं किया जाता था, क्योंकि इस के इंडस्ट्री में आपको रेगुलर बेसिस पर सेफ्टी ड्रिल करना होता है ताकि यहां पर वर्कर्स को पता हो कि इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है। जो रिएक्टर है वो उनका रीसेंट सर्टिफिकेशन शायद नहीं हुआ था, इस तरह की भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं और जो इमरजेंसी एग्जिट था वो भी शायद ब्लॉक था या फिर इनसफिशिएंट था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि काफ़ी हद तक वॉयलेशंस हुए होंगे। अब तो अल्टीमेटली जांच में पता चलेगा, लेकिन इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है? देखो, सबसे पहला तो यही है कि ये दिखाता है कि हमारे देश में जो पुअर केमिकल हैंडलिंग की जाती है, जो हजार्डस तरीके से चीज़ें करते हैं स्मॉल और मिड स्केल यूनिट्स में, वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से तेलंगाना में और पूरे भारत के अंदर और टाइटर जो रेगुलेशंस हैं, स्क्रूटनी है, वो यहाँ पर करना चाहिए। जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है वो भी देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी कहीं ना कहीं भरोसा उठेगा। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो भी तो डिमांड करेंगे कि भारत के जो वेंडर्स हैं वहाँ पर सेफ्टी ऑडिट हो रहा है कि नहीं, वो भी सारी चीज़ें देखी जाएंगी और जो लोकल कम्युनिटी है वो भी कंसर्न रहेगी। वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो डिमांड कर सकते हैं कि इस तरह के हजार्डस यूनिट्स आप पॉपुलेटेड एरिया में मत ले जाइए, इसको बाहर कहीं ले जाइए। एयर और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का भी खतरा है, डर है इस चीज़ को लेकर। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होगा, बट आई होप कि ये जो लेटेस्ट अभी खबर आई थी इसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा नदी तेलंगाना से होकर नहीं गुजरता है? नहीं। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज आखिरी डेट है मॉनसून सेल का। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 हो 2027 हो, कोई भी, ये सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो ले सकते हैं, साथ ही साथ 7 डे की रिफंड पॉलिसी भी है। मतलब अगर आपको बैच समझ नहीं आया, आप कोई भी कारणवश नहीं पढ़ना चाहते, कंटिन्यू करना चाहते, तो 7 डेज में आप रिफंड की मांग कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। आज वो आपको कर दिया जाएगा। 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको इस प्रतिज्ञा बैच में मिल रही है। बस आपको करना क्या है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी अगर आपको कोई डाउट होना तो मेरी पर्सनल टीम यहां पर बैठी है, इस फोन नंबर पर कॉल लगाइए और सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विथ इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस,
और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ StudyIQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।